Hello everyone, welcome back to Adda 24/7. I am educator Meghna Shrivastava. Guys, आज के क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सेल बायोलॉजी. सेल बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे. जैसे आज हम शुरू कर रहे हैं सेल साइकिल रेगुलेशन. एक इंट्रोडक्शन देखेंगे सेल साइकिल रेगुलेशन का एंड उसके बाद हम देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ सेलुलर कंटेंट. ये जो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था इस पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं CSIR से, तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे. तो हमारी जो ये सीरीज़ है वो कुछ ऐसे होने वाली है कि टॉपिक प्लस PYQs. अब PYQs में आपका पार्ट C के मेजरली क्वेश्चंस होंगे जहाँ मैं आपको क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं कि आपका गलती ना हो, आपको कैसे सोचना है कि गलत ना हो जाए, ये मैं आपको सिखाऊंगी. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से चलेगा. अब गाइज, अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी चाहिए कि आप टॉपिक पढ़ें साथ में उसके ही प्रीवियस ईयर रिवाइज करें, तो आप सब्सक्राइब कीजिए अपना ये चैनल विच इज CSIR नेट अड्डा 24/7 एंड बेल आइकन को क्लिक करके रखिए बिकॉज हम बहुत सारे लाइव सेशन भी लाने वाले हैं. एंड अगर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया होगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा. इसीलिए जिसने भी नहीं किया है आप ये चैनल सब्सक्राइब कर ले. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सेल साइकिल रेगुलेशन का हम एक इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं. गाइज, आपको पता होगा सेल साइकिल रेगुलेशन में साइक्लिन्स के बारे में पढ़ाया जाता है, CDKs के बारे में पढ़ाया जाता है. इसके बाद बहुत सारे प्रोटीन्स, काइनेजेस, हर चीज आते हैं. हम सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं एक के बाद एक. हम आज की क्लास में एक सेल साइकिल का इंट्रोडक्शन देखेंगे, सेल साइकिल इंट्रोडक्शन और डिटर्मिनेशन ऑफ सेलुलर कंटेंट. ठीक है, और उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अब सेल साइकिल का जो इंट्रोडक्शन है, सेल साइकिल क्या होता है या मेन एम क्या है सेल साइकिल का. जैसे एक सेल होता है गाइस, ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर DNA होता है या जेनेटिक मटेरियल या आप क्रोमोसोम कह लीजिए. ये DNA होता है आपका सेल न्यूक्लियस के अंदर. फिर कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं यहाँ पर, जैसे ER हो गया, फिर गोल्जी हो गया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, पेरोक्सिसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, सारी चीजें होती हैं सेल के अंदर. अब ये जो सेल है इसमें सेल के जो DNA है, DNA का सेल में जो DNA का कंटेंट है न्यूक्लियस के अंदर, ये DNA का डुप्लीकेशन, मतलब DNA को डबल करना है, डुप्लीकेट करना है. ठीक है, डुप्लीकेट करके उसे डबल करना है और उसके बाद इसे सेग्रीगेट करना है. सेग्रीगेशन, ये दो काम होता है सेल साइकिल में. क्योंकि सेल साइकिल में हम क्या पढ़ रहे होते हैं कि सेल कैसे डिवाइड करेगा. ठीक है, तो सेल डिवीजन का जो प्रोसेस होता है कि एक सेल जो है वो दो सेल में डिवाइड कर जा रहा है. तो आप खुद सोचो कि एक सेल जब दो में डिवाइड होगा तो जो भी सेल के अंदर कंटेंट है वो दोनों में आने चाहिए. इसीलिए क्रोमोसोम पहले डुप्लीकेट होता है, मतलब डबल होता है. मान लेते हैं इसमें अगर पहले 2n था तो सेल साइकिल के इवेंट्स में ये 4n हो जाएगा और उसके बाद अगेन 2n इन दोनों सेल में आ जाएगा. ठीक है, तो मान लेते हैं कि 2n कोई वैल्यू है जो कि क्रोमोसोम 2n था. ठीक है, 2n था, सेल साइकिल के एंटायर इवेंट्स में 2n को 4n किया गया और जब ये 4 हो गए तो 4 2 डिवाइड कर गया. इसीलिए ये सेल साइकिल चल रहा है कि हमें जो DNA है उसको डुप्लीकेट करना है, उसका नंबर बढ़ाना है और फिर उसको सेग्रीगेशन कर देना है, मतलब उसको डिवाइड कर देना है. इसी पूरे इवेंट को हम सेल साइकिल में पढ़ते हैं. कैसे पढ़ते हैं चलिए देखते हैं. जैसे सबसे पहले सेल साइकिल में क्या होता है कि सेल ग्रो करेगा और क्रोमोसोम डुप्लीकेट करेगा. सेल ग्रोथ क्यों जरूरी है चलिए समझते हैं. तो सेल ग्रोथ होती है सबसे पहले, मतलब जो सेल था वो अपना साइज बढ़ाएगा. ठीक है, अपना साइज बढ़ाएगा, सेल ग्रोथ शो करेगा. इसके बाद जो इसके DNA के कंटेंट है उसका डुप्लीकेशन होगा. पहले ऐसे कंटेंट था तो अब ये डुप्लीकेट होगा, एक और आ गया. इसको हम बोलते हैं डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन. इसके बाद वापस से सेल में देखा जाता है कि सेल फिर से थोड़ा सा ग्रोथ शो किया है और उसके बाद सेल को डिवाइड करने के लिए भेज दिया जाता है, जिससे एक सेल से वो धीरे धीरे 2 सेल बनाते हैं और फाइनली 2 सेल बन जाता है. तो ये जो एक इवेंट्स है ना, ये पूरा एक साइकिल में होता है.
जिसमें सेल ग्रो करेगा। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि सेल ग्रोथ हुआ, सेल ग्रोथ के बाद क्रोमोसोम डुप्लीकेशन हुआ। सेल देखिए सेल ग्रो कर रहा है, क्रोमोसोम डुप्लीकेट कर रहा है, फिर क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन हुआ, क्रोमोसोम अलग अलग हुए, एंड फिर सेल डिवीजन के लिए चला गया, एक सेल से 2 डॉटर सेल्स बन गए। इस पूरे इवेंट को हम बोलते हैं सेल साइकिल। अब जो ये 2 सेल्स बने ये वापस से ग्रो करेंगे, वापस से ये इनके अंदर का डीएनए जो है वो डिवाइड करेगा, डुप्लीकेट होगा, डुप्लीकेशन के बाद सेल डिवीजन होगा, और ये इवेंट चलता रहता है। ठीक है, चलता रहता है। ये इवेंट रुकता तभी है जब सेल चला जाता है जी नॉट फेज में, जब सेल एंटर्स द जी नॉट फेज। क्यों जी नॉट फेज में जाता है? देखिए जी नॉट फेज वो फेज होता है, जी नॉट फेज किस फेज को कहते हैं? इसको बोलते हैं रेस्टिंग फेज या क्विसेंट फेज। क्विसेंट फेज मतलब इस फेज में सेल के पास क्या है? सेल के पास किसी भी तरह का ग्रोथ फैक्टर नहीं है, ग्रोथ फैक्टर एब्सेंट है। मतलब ग्रोथ फैक्टर्स आकर के सेल को ये मैसेज देते हैं कि आपको डिवाइड करना है, लेकिन जब ये ग्रोथ फैक्टर्स एब्सेंट होंगे तो सेल को कोई मैसेज देने वाला नहीं होगा कि आपको डिवाइड करना है, और सेल जी नॉट फेज में जाकर के रेस्ट करेगा। इस समय सेल जो होता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। ऐसा नहीं होता है कि ये डेड हो गया है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। ठीक है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, मतलब ये डिवाइड कर सकता है। जब इसको ग्रोथ फैक्टर आप दोबारा दे दो, ग्रोथ फैक्टर इसको अगर मिलने लगेगा, इसको मैसेज आकर के देने लगेगा, ये वापस से डिवाइड करना शुरू हो जाएंगे। तो सेल एंटर्स द जी नॉट फेज जब कोई काम नहीं हो रहा है। अब ये जो इवेंट्स होते हैं ना सेल साइकिल के इवेंट्स, इनको हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं। ये जो मैंने बताया कि ग्रोथ हो रहा है, सेल ग्रो कर रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है, सेग्रीगेशन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, इसको फेजेस के टर्म्स में पढ़ा जाता है। इवेंट्स का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? एक होता है इंटरफेज और एक होता है एम फेज। एक होता है इंटरफेज, एक होता है एम फेज। अब इंटरफेज में जो सेल है वो तैयार हो रहा है, रेडी हो रहा है डिवीजन के लिए। ठीक है, कहीं जाते हैं आप तो तैयार होते हैं, रेडी होते हैं। इन द सेम वे सेल को डिवाइड करने के लिए कि अब डिवीजन के लिए जाना ही जाना है, उसके पहले सेल को रेडी होना पड़ता है। ये रेडी कैसे होता है? इसमें फर्दर होता है जीवन फेज। ये जो जीवन फेज है इसको हम बोलते हैं गैप 1 फेज। ये गैप 1 फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। इसमें सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, सेल में ग्रोथ देखा जाता है, इसमें मेजरली ग्रोथ देखा जाता है। इसके बाद क्या देखा जाता है? प्रोटीन सिंथेसिस होती है, कुछ प्रोटीन्स वगैरह भी बनेंगे जो हेल्प करेंगे सेल को डिवाइड करने में। और ये जो पूरा जीवन फेज है ना, ये 11 घंटे का होता है, 11 आवर्स का होता है। ठीक है, दूसरा फेज आता है जिसे हम बोलते हैं, दूसरे फेज को हम बोलते हैं एस फेज। अब जीवन फेज के बाद आता है एस फेज। एस फेज में क्या इवेंट्स होते हैं? एस फेज में जो डीएनए है इसका डुप्लीकेशन होता है, मतलब रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन होता है। इस फेज को हम बोलते हैं सिंथेसिस फेज। क्या बोलते हैं? सिंथेसिस फेज बोलते हैं। और ये 8 घंटे का होता है, 8 आवर्स। इसके बाद होता है G2 फेज। ठीक है, G2 फेज होता है। अब G2 फेज में वापस से प्रोटीन सिंथेसिस होगा, वापस से सेल ग्रोथ करेगा, जो भी चीजें बची गई थी ग्रोथ के लिए ग्रोथ होगा, और प्रोटीन सिंथेसिस होगा। ट्यूबलिन प्रोटीन्स यही बनते हैं, ट्यूबलिन प्रोटीन जो कि हेल्प करते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे। और ये जो G2 फेज होता है ये 4 घंटे का होता है, 4 आवर्स, 4 घंटे का होता है। अब बारी आती है आपके एम फेज की। एम फेज को हम बोलते हैं, यहां मैं लिख दे रही हूं, माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज बोलते हैं। और ये जो एम फेज होता है इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है। एंड उसके बाद फिर साइटोकाइनेसिस या फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। ये जो इवेंट है ये 1 घंटे का होता है, सिर्फ 1 घंटे का होता है।
तो सेल साइकिल का पूरा जो इवेंट है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, इंटरफेज, एम फेज। इंटरफेज में G1 फेज जिसमें सेल अभी मेटाबॉलिकली एक्टिव है, सेल ग्रो कर रहा है, प्रोटीन बन रहा है 11 घंटे का। एस फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा है, 8 घंटे का है। G2 फेज फिर से ग्रोथ हो रही है, कुछ और प्रोटीन्स बन रहे हैं, 4 घंटे का। फिर आपका आ गया एम फेज या माइटोटिक फेज, ये आपका हो गया 1 घंटे का। ये पूरा इवेंट एक साइकिल में चलता है। अगर ग्रोथ फैक्टर एब्सेंट होंगे सेल साइकिल रुक जाएगी, सेल एंटर्स द G0 फेज या रेस्टिंग फेज, ठीक है, रेस्टिंग फेज में चला जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब चलिए ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में क्या दिखा है, ये रहा इंटरफेज। सबसे पहले सेल रेडी हो रहा है, इंटरफेज हो रहा है, इसमें पूरा G1, G0, GS और G2 फेज हुए। अब उसके बाद आता है माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज में न्यूक्लियर डिवीजन होता है जिसमें कुछ और सब फेजेस होते हैं, जैसे प्रोफेज। प्रोफेज में जो क्रोमैटिन होता है वो धीरे धीरे क्रोमैटिन का कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, सारे जो न्यूक्लियर ऑर्गेनल है वो डिसअपियर होते हैं। प्रो मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर्स वगैरह बनते हैं, प्रोफेज में भी स्पिंडल फाइबर बन रहा होता है, ठीक है। मेटाफेज में जो क्रोमोसोम है वो सेंटर पे इक्वेटोरियल प्लेट पर आकर के जो है अरेंज हो जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। एनाफेज में क्या होता है, ये अब क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है, अलग अलग होते हैं और अपने ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। टेलोफेज में धीरे धीरे क्रोमोसोम पूरा अपने ऑपोजिट पोल में आ गए हैं, न्यूक्लियर ऑर्गेनल्स वगैरह बनने शुरू हो गए और क्रोमोसोम जो है डिकंडेंस होना शुरू हो गया है। अब लास्ट में आता है साइटोकाइनेसिस, जिसमें पूरे सेल जो है 2 सेल में डिवाइड हो गया। तो ये इवेंट्स जो होते हैं ये पूरे माइटोटिक इवेंट्स हैं। इसके बारे में आपने पहले लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, इसीलिए बहुत डिटेल में मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ आपको, क्योंकि सारी चीजें आपने वहां पढ़ी हुई है। अब सेल साइकिल में हमें हर एक इवेंट के जो फेजेस होते हैं उसमें कौन सा प्रोटीन काम करता है इस फेज को करवाने के लिए, या कहाँ से इसको ऑर्डर मिलता है, ये लोग कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, अगर कोई गलती हो गई तो उसको रोका कैसे जाता है, हम पूरा सेल साइकिल में ये पूरी बात पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया। यहाँ इंटरफेज, एम फेज, G1, S, G2 के बारे में लिखा हुआ है पॉइंट्स, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। तो ये जो आपका सेल साइकिल है, इंटरफेज G1 होता है, S होता है, G2 और लास्ट में होता है एम फेज, जिसमें पहले न्यूक्लियर डिवीजन, जिसमें प्रो मेटा, मेटा एना टेलोफेज होगा और लास्ट में होता है साइटोकाइनेसिस, 2 सेल में डिवाइड हो गए। इन द एब्सेंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर सेल एंटर्स द G0 फेज या फिर रेस्टिंग फेज, ठीक है। आपको बताना है कि ऐसे कौन से सेल्स हैं जो हमेशा डिवाइड नहीं करते हैं, जो डिवीजन जिनकी अरेस्ट हो जाती है, आप कमेंट में बताइएगा। चलिए अब एक दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था और इस एक्सपेरिमेंट में सेलुलर डीएनए कंटेंट को देखा जा रहा था, ठीक है। एक बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स लिया गया था और उसमें देखा जा रहा था डीएनए का कंटेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि G1 फेज में डीएनए का कंटेंट अगर 2N है और G2 फेज में वो 4N हो जाता है, क्योंकि S फेज बीच में आता है और वहां पर डीएनए का कंटेंट डबल हो जाता है। चलिए समझते हैं कैसे। मैंने बोला कि ये जो सेल साइकिल का इवेंट है इसमें हमने क्या देखा था कि सबसे पहले जो G1 फेज होता है इसमें डीएनए का कंटेंट 2N होता है, ठीक है, क्योंकि अभी सेल ग्रोथ होना शुरू हुई है। S फेज आता है सिंथेसिस फेज, इसमें जो क्रोमोसोम है वो धीरे धीरे डुप्लीकेट करते हैं और इसमें जो है क्रोमोसोम का जो कंटेंट है डुप्लीकेट करता है और 4N में हो जाता है और G2 फेज में फिर 4N रहता है, ठीक है। तो बहुत सारे सेल्स को लेकर के एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था देखने के लिए कि कौन से सेल में कितना डीएनए कंटेंट है। इस बात को प्रूव करने के लिए क्या किया था उन्होंने, कैसे किया था, एक पॉपुलेशन ऑफ सेल लिया, मतलब एक बहुत ज्यादा सेल्स लिए और उसको लेबल कर दिया विथ फ्लोरेसेंट डाई दैट बाइंड्स डीएनए। क्या किया इन्होंने समझते हैं। एक बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ऑफ सेल्स लिया और इनको लेबल कर दिया गया एक फ्लोरेसेंट डाई से, मतलब यहाँ पर एक डाई डाल दिया गया और ये जो डाई था ये फ्लोरेसेंट डाई था। आपको पता होगा जो फ्लोरेसेंट कलर होता है वो काफी शाइन करने लगता है, दिखने लगता है। और ये जो फ्लोरेसेंट डाई थे इनके पास ये प्रॉपर्टी थी कि ये डीएनए पे जा करके बाइंड कर सकते हैं, बाइंड्स डीएनए।
ये डीएनए पे जा करके बाइंड कर जाएंगे। मतलब अगर डीएनए है ये और ये फ्लोरेसेंट डाई है तो ये डीएनए के ऊपर चले जाएंगे, बाकी किसी चीज पे नहीं जाएंगे, ये डीएनए के ऊपर ऐसे जा करके ऐसे कलर हो जाएंगे। जैसे टाई एंड डाई आप लोग करते होंगे, नहीं करते होंगे, मतलब आपने टाई एंड डाई का टी शर्ट वगैरह देखा होगा, तो वहां पर यही होता है कि डीएनए के ऊपर डाई आ जाता है। ओके, तो हमें समझ में आया कि फ्लोरेसेंट डाई डाला गया, एक बहुत सारे सेल्स लिए गए, ठीक है, बहुत सारे सेल्स लिए गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सेल्स में देखा गया कि डीएनए को बाइंड करने वाला डाई डाल दिया गया। आगे क्या किया गया देखते हैं। इसके बाद these cells are then passed through a flow cytometer which measures the fluorescence intensity of individual cells। अब क्या किया गया, जब डाई डाल दिया गया और सारे सेल्स में जो डीएनए पे जाकर के डाई बाइंड कर गए, एक फ्लो साइटोमीटर एक डिवाइस होता है, इसके थ्रू सेल्स को भेजा गया। अब ये जो फ्लो साइटोमीटर होता है ना, इनके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या कर सकते हैं, ये मेजर करते हैं फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी को, ठीक है। तो मतलब जो ज्यादा इंटेंसिटी वाले सेल्स होंगे वो उनको एक तरफ कर देंगे, जो कम वाले होंगे उनको एक तरफ कर देंगे। इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग जो सेल्स हैं उनको मेजर करते हैं, उनकी फ्लोरेसेंट इंटेंसिटीज, ठीक है। द डेटा आर प्लॉटेड एज सेल नंबर वर्सेस फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी। अब जैसे फ्लो साइटोमेट्री के थ्रू इनको पास कराया गया, जिससे फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग सेल्स जो थे वो डिवाइड कर गए। अब उन सेल्स के को देख करके एक ग्राफ प्लॉट किया गया, जहां वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ सेल्स रखा गया और एक्स एक्सिस पर अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल या फिर फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग जो ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज्यादा थे, उनमें जो डीएनए का फ्लोरेसेंट देखा गया, फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी देखी गई, वो कम थी। मतलब फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी मतलब वो कम चमक रहे थे। अगर वो कम चमक रहे थे मतलब उनके पास डीएनए कम होगा, क्योंकि फ्लोरेसेंस डाई क्या कर रहा था, डीएनए पे जाकर के बाइंड हो रहा था। जिसके पास ज्यादा डीएनए रहा होगा वो ज्यादा चमक रहे होंगे, जिनके पास कम डीएनए रहा वो कम चमक रहे थे। तो ऐसे सारे सेल्स को एक साथ उन्होंने प्लॉट किया ग्राफ पे, तो क्या देखा कि जीवन जो सेल्स कम चमक रहे थे उनके पास कम डीएनए था। कितना था, सिर्फ 2n था। फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी के बेसिस पे उनको ये बात पता चली, और ऐसे सेल्स का नंबर बहुत ज्यादा था। तो उन्होंने देखा कि ये सेल्स किस फेज में रहे होंगे, उनको लगा कि ये जीवन फेज में रहे होंगे, है ना। फिर उन्होंने देखा कुछ सेल्स ऐसे थे जिनके पास जो ज्यादा चमक रहे थे, मतलब उनके पास डीएनए का कंटेंट ज्यादा रहा होगा, इसलिए वो ज्यादा चमक रहे हैं। तो जब सेल एस फेज से पार करके G2 फेज में जाता है या एम फेज में वो सेल्स होते हैं, तो उनके पास डीएनए का कंटेंट डबल्ड हो जाता है, क्योंकि एस फेज में सिंथेसिस होती है और डीएनए बनते जाते हैं, डुप्लीकेट होते जाते हैं। जैसे एस फेज में यहाँ पर डीएनए डुप्लीकेशन हो रहा है, और G2M फेज में हमें कितना दिख रहा है, नंबर ऑफ सेल्स थोड़े कम दिख रहे हैं। मतलब इतने सेल्स जो थे वो आपके G2M फेज में थे। ये इन्होंने सोचा, ठीक है, इन्होंने काउंट किया, तो जो नंबर ऑफ सेल्स इन्होंने लिए थे उसको काउंट किया, और ये बात पता चली, इससे ये बात पता चली कि कुछ सेल्स जो थे वो 2n में थे और कुछ सेल्स जो थे वो 4n में थे। तो 2n वाले ज्यादा थे, मतलब ज्यादा वो कम ज्यादा नंबर में थे लेकिन कम चमक रहे थे, और 4n वाले जो थे वो ज्यादा चमक रहे थे लेकिन कम नंबर में थे। तो इन्होंने एक अपनी अंडरस्टैंडिंग से इन्होंने एक बात कही कि जो कम चमक रहे हैं वो आपके 2n में है, जीवन में है, और जो ज्यादा चमक रहे हैं वो आपके 4n वाले हैं, G2M में है। और कुछ सेल्स ऐसे थे जो मीडियम चमक रहे थे, उनको ये कंसिडर किया गया कि वो S फेज में होंगे, मतलब अभी धीरे धीरे वो G2 की तरफ जा रहे होंगे, धीरे धीरे उनके अंदर जो क्रोमोसोम है वो डुप्लीकेट कर रहा होगा। तो कुछ में हो सकता है 50% डुप्लीकेशन हुआ, कुछ में हो सकता है 20% हुआ, तो उनको S फेज का माना गया और ऐसे प्लॉट कर दिया गया। तो नंबर ऑफ सेल्स इतना जीवन में थे, इतना G2 में थे और इतने S में थे। तो ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें ये बात पता की गई थी, पीक्स वगैरह देखा गया था। अब इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं और समझते हैं। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिख रहा है यहाँ पर, वो क्या कह रहा है, रीड करेंगे क्वेश्चन को ध्यान से और फिर हम आंसर के जाएंगे। लिखा है फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड व्हेन अ मैमेलियन सेल इन वन फेज ऑफ सेल साइकिल वर फ्यूज्ड विद अ सेल इन अनदर फेज ऑफ सेल साइकिल। अब क्या किया गया, एक मैमेलियन सेल था
जो कि किसी एक फेज में रहा होगा, उसको दूसरे फेज के सेल के साथ इन्होंने फ्यूज किया। फ्यूजन क्या होता है, मतलब दो सेल्स को मिला देना। तो इस सेल के पास भी न्यूक्लियस होगा, इस सेल के पास भी होगा, ठीक है। तो ये दो अलग फेज के हैं, तो न्यूक्लियस के कंटेंट भी अलग अलग होंगे। चलिए आगे समझते हैं। अब क्या लिखा है इन्होंने ए पॉइंट में, फ्यूजन ऑफ अ सेल इन G1 फेज विद S फेज कॉज द G1 न्यूक्लियस टू एंटर द S फेज। लिखा है कि जब G1 फेज के सेल को G2 S फेज के सेल के साथ फ्यूज किया गया, तो जो G1 फेज का न्यूक्लियस था वो S फेज में चला जाएगा, S फेज में चला जाएगा, ठीक है। फिर बी क्या लिखा है, अपॉन फ्यूजन ऑफ अ G2 सेल विथ S फेज सेल G2 सेल डज नॉट एंटर S फेज। लिखा है कि अब G2 सेल को S फेज सेल के साथ फ्यूज किया गया, और लिखा कि, और इन्होंने क्या लिखा है कि G2 का जो न्यूक्लियस है वो S फेज के साथ फ्यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये बात इन्होंने लिखी है, फ्यूज नहीं कर पाएगा। सी में लिखा है अपॉन फ्यूजन ऑफ अ G1 सेल विद G2 सेल G1 न्यूक्लियस एंटर G2 फेज। लिखा है अपॉन फ्यूजन ऑफ अ G1 सेल विद G2 सेल, जब G1 सेल को फ्यूज किया G2 सेल के साथ, तो G1 न्यूक्लियस एंटर G2 फेज। लिखा है जब G1 को सीधे G2 के साथ कर दिया इन्होंने, तो G1 का एंटर कर जाएगा G2 में। और लास्ट में लिखा है फ्यूजन ऑफ एन S फेज सेल विद M फेज कॉज S फेज टू इमीडिएटली एंटर माइटोसिस। लिखा है कि जब S फेज के सेल को M फेज के साथ फ्यूज किया गया, तो S फेज का सेल तुरंत माइटोटिक में चला गया, माइटोसिस में चला गया। पूछा है इसमें से कौन से कॉम्बिनेशन करेक्ट है, तो मैं आपको बताऊं कौन से कॉम्बिनेशन सही लग रहे हैं। देखिए, अगर G1 को S के साथ फ्यूज करेंगे तो G1 का न्यूक्लियस S में चला जाएगा, है ना। ऐसे ही सेल साइकिल में इवेंट्स होते भी हैं, G1 के बाद S आता है, तो ये बात पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अब क्या लिखा है, अपॉन फ्यूजन ऑफ अ G2 सेल विथ एन S फेज सेल G2 सेल डज नॉट एंटर। लिखा है अगर G2 सेल को S फेज में ले जाया जाए तो उसका न्यूक्लियस फेज नहीं एंटर करेगा S फेज में। बिल्कुल सही लिखा है। G2 फेज कब आता है, S फेज के बाद आता है। अगर आप उसको वापस से, तो G2 सेल के जो न्यूक्लियस है उनमें डुप्लीकेटेड DNA है, अगर आप वापस S फेज के साथ फ्यूज करते हैं तो वो एंटर नहीं करेंगे, है ना। वो S फेज में वापस से नहीं जाएंगे, वो ऑलरेडी डुप्लीकेटेड है, वो क्यों जाएंगे, उनका काम हो चुका है। ये रेफरेंस भी सही लग रहा है। तीसरा क्या लिखा है, सी अपॉन फ्यूजन ऑफ अ G1 सेल विद G2 सेल G1 न्यूक्लियस एंटर G2 फेज। अब लिखा है डायरेक्टली अगर G1 को G2 में डाल देंगे तो वो एंटर कर जाएगा। ये इनकरेक्ट है, क्योंकि S फेज में डुप्लीकेशन होता है तभी सेल G2 फेज में जाता है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि विदाउट डुप्लीकेशन जो सेल है वो डिवीजन के लिए चला जाए, विदाउट क्रोमोसोम के डुप्लीकेशन के वो डिवीजन के लिए नहीं जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। लास्ट लिखा है अगर हम फ्यूज करें S फेज सेल को M फेज के साथ, तो S फेज तुरंत M माइटोटिक के लिए चला जाएगा, तो S के बाद M फेज आता है। अगर क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो चुका है तो डेफिनेटली सेल माइटोटिक में माइटोसिस के लिए चला जाएगा। सही जो ऑप्शन है वो ABD है। आई होप आपको समझ में आया है ABD क्यों आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ न्यूली आइडेंटिफाइड ड्रग। एक नया ड्रग ढूंढा गया और उसके इम्पैक्ट को देखने के लिए क्या किया गया है, एक कल्चर ऑफ सेल्स थे, मतलब एक कल्चर था जिसमें बहुत सारे सेल्स थे, और ये कैसे सेल्स थे, कल्चर ऑफ सब कॉन्फ्लुएंट हेला सेल्स। ये वो सेल्स थे जो अपने डिवाइडिंग स्टेज में थे, मतलब डिवाइड कर रहे थे। तो हो सकता है कि कोई G1 फेज में रहा हो, कोई G2 फेज में रहा हो, कोई S फेज में रहा हो। इसके बाद जो रिसर्चर ने क्या किया, अ रिसर्चर एनालाइजेस द फ्लोरेसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग प्रोफाइल ऑफ अनट्रीटेड वर्सेस ट्रीटेड सेल्स। तो इन्होंने दो प्रोफाइल निकाली, एक जिसमें ड्रग नहीं डाला गया था वो वाली प्रोफाइल निकाली, एक जिसमें ड्रग डाल दिया गया था। अभी जैसे मैंने आपको बताया है, ये वाला जो हमने सेक्शन पढ़ा है, जैसे ये ग्राफ सब कुछ सेल्स जो थे वो हमें इस स्टेज में मिल गए थे। अब इन्होंने क्या किया कि ड्रग डाल दिया, और ड्रग का इम्पैक्ट अब पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने दो ग्राफ बनाया देखने के लिए, एनालाइज करने के लिए। तो जो बिना ड्रग के ग्राफ मिला उसमें हमें वही नॉर्मल ग्राफ मिला, ये रहा G1, ये बीच वाला S और G2M, ठीक है। अब ड्रग डालने के बाद G1 फेज नहीं मिल रहा है,
तो क्या प्रोफाइल में कौन सा फेज इनहिबिट किया, ड्रग ने कौन सा फेज इनहिबिट किया होगा? करेक्ट आंसर है ड्रग ने G2M फेज ऑफ सेल साइकिल इनहिबिट किया। कैसे किया चलिए समझते हैं। अब नंबर ऑफ सेल्स जो सबसे ज्यादा है वो G1 फेज में है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स। इसके बाद S फेज में थोड़े कम है और G2 फेज में थोड़े से ज्यादा है। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पर है। तो ये देखिए आप, ये रहे आपके G1 फेज के सेल्स। ठीक है, इतना ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स हैं। इसके बाद यहाँ पर S के हैं और यहाँ M फेज के हैं। तो ड्रग, यहाँ अगर ड्रग ट्रीटेड ग्राफ को देखा जाए तो हमें G1 पीक नहीं दिख रही है। इट मींस कि जो नंबर ऑफ सेल्स इतने ज्यादा G1 फेज में थे वो डिवाइड करके आपके G2M फेज में आ गए थे। ठीक है, G2M फेज में आ गए थे, और जो G2M फेज अगर रहते तो हमें वो नेक्स्ट फेज में आगे दिखते है ना, फिर वो G1 फेज में जाते और ज्यादा डिवाइड करते। जैसे G2M के बाद क्या आता है, M फेज के बाद दो डॉटर सेल्स मिल जाती हैं, फिर डॉटर सेल्स दोबारा सेल साइकिल में एंटर करती हैं, दोबारा G1 फेज होता है, फिर S फेज, फिर G2M फेज। तो अब जो सेल्स थी G2M फेज की ओरिजिनली, उनको ड्रग ने इनहिबिट कर दिया, उस फेज को इनहिबिट कर दिया, पूरे फेज को गायब कर दिया, और जो G1 फेज की सेल्स थी और S फेज की सेल्स थी वो आपकी G2M में चली गई। इसीलिए आपको G1 फेज का ग्राफ यहाँ नहीं मिल रहा है। तो ड्रग ने किसे इनहिबिट किया, ड्रग ने G2M फेज को इनहिबिट किया। तभी जो सेल्स थी अपने G1 फेज में, जो सेल्स थी वो सारी सेल्स डिवाइड कर, अपना DNA उनका रेप्लिकेट हुआ S फेज में और वो G2M फेज में आ गई। लेकिन जो G2M फेज में सेल्स, यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट थी वो आगे वापस से सेल साइकिल में एंटर नहीं कर पाई, उनको इनहिबिट कर दिया गया, उस फेज को इनहिबिट कर दिया गया। क्लियर हुआ होगा भी आपको, इस तरीके से आपको सोचना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सीधे देखा होगा कि भाई G1 फेज गायब है, इट मींस G1 फेज को इनहिबिट कर दिया ड्रग ने। नहीं, ऐसा नहीं है, है ना। करेक्ट आंसर आपका G2M फेज है। इन केस कोई डाउट होता है गाइस, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी अगेन उसी तरह का क्वेश्चन है। होचस्ट 33342 इज अ मेम्ब्रेन परमानेंट डाई। अब एक डाई की फिर से बात की गई है, उसका नाम लिखा हुआ है that fluorescence when it bind to DNA through intercalating process। अब ये जो डाई है वो DNA से बाइंड करता है, ठीक है, DNA से बाइंड करता है, DNA से। if a population of cell is incubated briefly with Hoch's dye and stored in flow cytometry। अब कह रहा है कि अगर जो नंबर ऑफ सेल्स थे, जो ये सेल्स हैं, पॉपुलेशन ऑफ सेल्स हैं, इनमें आपने होचस डाई को डाल दिया और उसके बाद जब होचस डाई चला गया तो बोल रहा है कि फिर जो ये डीएनए को गया होगा, कोड किया होगा, इसके बाद फ्लो साइटोमेट्री से उसे देखा जा रहा था, एनालाइज किया जा रहा था, जिसके बाद हमें ग्राफ मिला, वेरियस लेवल का ग्राफ मिला। आपसे क्या पूछ रहा है कि करेक्ट कौन सा है इन चारों में? तो हमने ऑलरेडी ये पढ़ा है कि नंबर ऑफ सेल्स जो है वो सबसे ज्यादा अपने G1 फेज में है, देन S फेज और उसके बाद G2M फेज होता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन ये तो सीधा सीधा था, एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन था कि X के लिए होगा G1, Y के लिए होगा S और Z के लिए होगा G2M। करेक्ट आपका सेकंड है। तो सिंपल पूछा था, स्ट्रेट क्वेश्चन था, स्ट्रेट आंसर एकदम। वो जो एक्सपेरिमेंट था जो आपके बुक में दे रखा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, आपका आंसर सीधा सीधा है, इसमें कुछ अलग से दिमाग नहीं लगाना था। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन एक एनालाइजिंग क्वेश्चन है। क्या लिखा है, बहुत लंबा क्वेश्चन है गाइस। सेल दैट grow and divide in the medium containing radioactive thymidine covalently incorporate the thymidine into their DNA during S phase। लिखा है एक सेल है, सेल जो कि ग्रो कर रहा है, डिवाइड कर रहा है उस मीडियम में जहां पर रेडियो एक्टिव थायमिडीन है। मतलब इस मीडियम में ये ग्रो कर रहा है सेल, और इस मीडियम में क्या प्रेजेंट है, रेडियो एक्टिव थायमिडीन है, और ये रेडियो एक्टिव थायमिडीन उसके डीएनए पे चले जाएंगे एस फेज के टाइम पे, उसके डीएनए पे जाकर बाइंड कर जाएंगे। Consider a simple experiment in which cells are labeled by a brief 30-minute exposure to radioactive thymidine। अब कह रहा है कि आपको एक कंडीशन सोचनी है जहां पर सेल को पहले से ही 30 मिनट पहले ही लेबल कर दिया गया थायमिडीन से, मतलब 30 मिनट तक थायमिडीन डाल के छोड़ दिया गया। ठीक है, अब द मीडियम इज देन रिप्लेस्ड विथ वन कंटेनिंग अनलेबल्ड थायमिडीन एंड सेल्स ग्रो एंड डिवाइड फॉर एडिशनल टाइम। अब क्या किया गया, मीडियम को हटा दिया गया और सेल्स को उस वहां ग्रो कराया गया। पहले तो वहां ग्रो कराया गया 30 मिनट तक जहां थायमिडीन प्रेजेंट थे। ठीक है, यहाँ पर इस मीडियम में रेडियो एक्टिव थायमिडीन थे,
जो कि एस फेज में जा करके इसके डीएनए से बाइंड कर सकते हैं। अब क्या किया गया, 30 मिनट के बाद इसको उस कंडीशन में ग्रो कराया गया इस सेम सेल को जहां पर थायमिडीन नहीं था, ठीक है। आफ्टर 30 मिनट, 30 मिनट के बाद ये काम किया गया उस मीडियम में किया गया जहां अनलेबल्ड थायमिडीन थे, ठीक है, जहां अनलेबल्ड थायमिडीन थे। अब क्या लिखा आगे, एट डिफरेंट टाइम पॉइंट आफ्टर रिप्लेसमेंट ऑफ द मीडियम सेल्स आर एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप। इसके बाद दोनों सेल को उठा करके एग्जामिन किया गया माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है, ये सारा काम करने के बाद। और cells in mitosis are easy to recognize by their condensed chromosome and the fraction of mitotic cells that have radioactive DNA can be estimated by। अब क्या किया गया, सेल्स को उठा करके जो देखा गया माइक्रोस्कोप में, और माइक्रोस्कोप में ना सेल जो डिवाइडिंग स्टेज में होते हैं ना वो बड़े साफ साफ दिखते हैं क्योंकि उसमें कंडेंस्ड क्रोमोसोम होता है, मतलब क्रोमैटिन जो होता है, डीएनए जो है पूरा फैला नहीं है, पूरा कंडेंस्ड है, इसलिए इन्होंने देख पाए ये लोग। अब क्या लिखा है, लिखा है कि आप पूरा एस्टिमेशन कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, जैसे इन्होंने कर दिया है। तो बात सिंपल सी की, 30 मिनट तक थायमिडीन वाले में ग्रो कराया, उसके बाद थोड़ी देर के लिए विदाउट थायमिडीन ग्रो कराया। अब आपसे पूछा गया, ये देखिए, द राइज एंड फॉल इन द कर्व इज बिकॉज। अब बोला कि उसको फिर मेजर करके जो ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू देखा गया और एक कर्व बनाया गया जिसमें एक्स एक्सिस पे लिखा है टाइम और वाई एक्सिस पे लेबल्ड माइटोटिक सेल, मतलब कितने सेल्स जो थे वो लेबल्ड हो गए, है ना, क्योंकि ये जो नंबर ऑफ सेल्स थे ये अलग अलग फेज में रहे होंगे, कोई G1 में रहा होगा, कोई M में, कोई G2 में, और सिमिलरली फिर उसको जब अनलेबल्ड में भी तैयार किया गया तो भी अलग अलग फेज में रहे होंगे, तो उनमें लेबलिंग जो होगा अलग अलग रहा होगा, ठीक है, लेबलिंग अलग अलग टाइम पे अलग अलग रहा होगा। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि ये जो राइज और फॉल है, ये जो कर्व में राइज है फिर फॉल है, ये क्या बता रहा है, क्यों हो रहा है। सो आपका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट है, मैं आपको बता दूं, initial rise of the curve correspond to the cell that were just finishing DNA replication when radioactive thymidine was added S phase। बोल रहा है ऑलरेडी यहाँ बोला था कि जो रेडियो एक्टिव थायमिडीन है ये एस फेज में जाकर बाइंड करेगा, और यहाँ लिखा है कि ये जो राइज है, ये जो राइज है, जो इनिशियली ये जो राइज दिखाया जा रहा है ये उन सेल्स का राइज है जिन्होंने एस फेज से वो तुरंत निकले हैं। ये वो सेल्स हैं जिनके जो तुरंत एस फेज से निकले और एस फेज में उनके डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ होगा और उस टाइम थायमिडीन उनके ऊपर आकर के लग गया होगा और उनके डीएनए पर, और वो एक राइज हमें दिख रहा है लेबलिंग की कि थायमिडीन यहाँ पर प्रेजेंट है। सेकंड क्या बोल रहा है, इसीलिए ये सही है, लेकिन सेकंड देख लेना है क्यों गलत है। द पीक ऑफ द कर्व करस्पॉन्ड टू सेल्स इन एम फेज। कह रहा है पीक इसलिए मिला है क्योंकि एम फेज में है। अब आप एक बात बताओ, जब थायमिडीन के साथ 30 मिनट तक ग्रो कराया गया, इसके बाद अनलेबल्ड ग्रो कराया गया, है ना, तो पीक तो सिर्फ थायमिडीन का ही मिलेगा, और थायमिडीन कब आकर के बाइंड करता है, एस फेज में। क्वेश्चन में मेंशन है कि एस फेज में करता है, तो एम फेज की पीक क्यों मिलेगी। ये लेबलिंग थायमिडीन की तो है, तो ये थायमिडीन का लेवल हाईएस्ट कब होगा, एस फेज में होना चाहिए, ना कि एम फेज में, इसीलिए आपका सेकंड गलत है। थर्ड पढ़ते हैं, द राइज इन कर्व आफ्टर 20 मिनट करस्पॉन्ड टू सेल इन अपोप्टोटिक फेज। अब लिख रहा है 20 मिनट के बाद जो ऊपर राइज दिख रहा है वो अपोप्टोटिक फेज का है। अपोप्टोसिस का मतलब होता है सेल डेथ, ठीक है। यहाँ अगर सेल डेथ हो रहा होता तो थायमिडीन की लेबलिंग का राइज क्यों होता, थायमिडीन की लेबलिंग का राइज कब होगा, जब सिर्फ एस फेज होगा, और एस फेज में सेल डिवाइड करता है, ग्रो करता है, ना कि डेथ होती है उसकी, इसीलिए ये भी गलत हो गया। फोर्थ पढ़ते हैं, द फॉल इन कर्व आफ्टर 10 मिनट इंडिकेट सेल एग्जिस्टिंग ऑफ एम फेज, सेल एग्जिटिंग एम फेज। लिखा है कि जो 10 मिनट के बाद ये यहाँ से कर्व गिर रहा है, 10 मिनट के बाद, ये 10 मिनट हो गया, 10 मिनट के बाद जो हमें कर्व में गिरावट दिखाई दे रही है वो ये बता रहा है कि सेल एम फेज को छोड़ के जा रहा है, मतलब एम फेज से नेक्स्ट फेज में जा रहा है। आप एक बात बताओ कि जब लेबलिंग सेल्स की हमें एस फेज में मिलती है, मतलब ये टाइम सेल का एस फेज का है कि सेल अभी तुरंत एस फेज फिनिश किया है और आगे बढ़ रहा है ना, तो ये एम फेज कैसे तुरंत एग्जिट कर लेगा, है ना। तो इसीलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी ऑप्शंस इतने करेक्ट नहीं हमें समझ में आ रहे हैं, इसीलिए गलत है। अब जो फिफ्थ क्वेश्चन है ये आपके फोर्थ क्वेश्चन की तरह ही है। क्या लिखा है, इन अ गिवन एक्सपेरिमेंट सेल वर लेबल्ड फॉर 30 मिनट्स। अब क्या किया गया एक्सपेरिमेंट में,
30 मिनट तक 30 मिनट तक सेल को लेबल किया गया विथ रेडियो एक्टिव थायमिडीन। रेडियो एक्टिव थायमिडीन डाल के इसको लेबल कर दिया गया, ठीक है, 30 मिनट तक, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, इसके बाद लिखा है द मीडियम वॉज देन रिप्लेस्ड विद द कंटेनिंग अनलेबल्ड थायमिडीन। अब मीडियम में थायमिडीन हटा करके अनलेबल्ड थायमिडीन के साथ इसको ग्रो कराया गया। मतलब पहले तो मीडियम में थायमिडीन डाला गया था, अब थायमिडीन हटा के फिर ग्रो कराएगा। अनलेबल्ड थायमिडीन मतलब यहाँ थायमिडीन नहीं है, एब्सेंट है थायमिडीन, उसमें सेल को ग्रो कराया गया, ठीक है। एट डिफरेंट टाइम पॉइंट आफ्टर रिप्लेसमेंट ऑफ द मीडियम द फ्रैक्शन ऑफ माइटोटिक सेल्स वर एनालाइज्ड। अब हर अलग अलग टाइम पे, मीडियम हटाने के बाद अलग अलग टाइम पे क्या किया गया है, माइटोटिक सेल्स को देखा गया है, ठीक है, एनालाइज किया गया है। बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड द अबव फिगर वाज ड्रॉन व्हिच शो द परसेंटेज ऑफ माइटोटिक सेल्स दैट आर लेबल्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आफ्टर ब्रीफ इंक्यूबेशन विद रेडियो एक्टिव थायमिडीन। अब क्या किया गया है कि माइटोटिक सेल्स को देखा गया, एनालाइज किया गया और एक ग्राफ बनाया गया है जिसमें एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे लेबलिंग का परसेंटेज है, ठीक है, कि कौन से सेल किस परसेंटेज तक लेबल हुए हैं। ये सेल 90% तक लेबल हो गया, ठीक है, उसके बाद जो है लेबलिंग घटने लगी है, फिर बढ़ने लगी है, ठीक है। तो माइटोटिक सेल अलग अलग स्टेज में है। अब आगे क्या लिखा है, कंसिडरिंग द अबव एक्सपेरिमेंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर मेड। अब यहाँ पर जो अबव ये डायग्राम है इसके बेसिस पे इन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखा है, आपको पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन से है। पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है, सेल इन द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल ड्यूरिंग द 30 मिनट लेबलिंग पीरियड कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए। लिखा है वो सेल्स जो कि एस फेज में थे सेल साइकिल में और शुरुआत के 30 मिनट में, वो सेल्स जो कि शुरुआत के 30 मिनट्स में जो एस फेज में थे उनके पास रेडियो एक्टिव थायमिडीन रहा होगा, उनके पास रेडियो एक्टिव डीएनए है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों सही स्टेटमेंट है, हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि रेडियो एक्टिव थायमिडीन कब आकर के डीएनए से बाइंड करेगा, जब सेल्स एस फेज में होंगी, क्योंकि एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और थायमिडीन जब नया डीएनए बनेगा मीडियम में से न्यूक्लियोटाइड को लिया जाएगा और वो रेडियो एक्टिव वाले रहेंगे, तो हमें रेडियो एक्टिव थायमिडीन वाला डीएनए एस फेज में मिलेगा, जो कि शुरू के 30 मिनट तक हमने सेल को कहाँ रखा था, थायमिडीन में रखा था, ठीक है। तो इसीलिए हमें फर्स्ट 30 मिनट वाले सेल जो एस फेज में थे उसमें रेडियो एक्टिव डीएनए मिलेगा। बिल्कुल सही लिखा है कि हाँ उन सेल्स में मिल सकता है रेडियो एक्टिव डीएनए, क्योंकि थायमिडीन को रखा गया था, थायमिडीन वाले मीडियम में सेल को रखा गया था 30 मिनट तक, ठीक है। अब क्या है, इट टेक्स 3 आवर्स बिफोर द फर्स्ट लेबल माइटोटिक सेल्स अपीयर। लिखा है कि 3 घंटे बाद पहली लेबलिंग हमें लेबल्ड, मतलब 3 घंटे बाद हमें पहला लेबल्ड सेल मिला। अब आप देखो तो 3 यहाँ पर जो टाइम है वो आवर्स में है, घंटों में, ये रहा 5वां घंटा, 5th आवर्स, ठीक है। इसका मान लेते हैं मतलब कि यहाँ कुछ 3 आवर रहा होगा, तो 3 घंटे बाद हमें पहला लेबल्ड सेल मिला। बिल्कुल सही लिखा है ना, 3 घंटे बाद ही, क्योंकि 5वां घंटा यहाँ से शुरू है तो ये बीच में है लगभग 3 घंटे, मान सकते हैं कि ये सही लिखा है, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। थर्ड क्या है, द सेल एंटर द सेकेंड राउंड ऑफ माइटोटिक एट T30 आवर्स। लिखा है 30 घंटे पर, जब 30वां घंटा था तब सेल माइटोसिस में एंटर किया है। अब हमें यहाँ पर जो परसेंटेज लेबलिंग है वो ज्यादा दिख रही है, और लेबलिंग ज्यादा कब दिखती है, जब सेल एस फेज में होते हैं, ना कि एम फेज में। ये आपका गलत है। फोर्थ लिखा है द टोटल लेंथ ऑफ द सेल साइकिल इज अबाउट 27 आवर विद G1 बीइंग मोर देन 15 आवर। लिखा है कि जो पूरा सेल साइकिल है वो 27 आवर का है, लगभग यहाँ पर 27 आवर पड़ेगा ये पूरा यहाँ तक, और G1 जो है वो 15 घंटे से ज्यादा का है। आप एक बात बताओ, 15 घंटे से ज्यादा का G1 नहीं होता है ना, 15 घंटे से ज्यादा का जीवन नहीं होता है। सो गाइज आपको ये सारी वीडियोस मिलेंगी, प्लस हम क्वेश्चन सीरीज आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो बहुत हेल्पफुल है। सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड आप डाउट्स भी पूछ सकते हैं। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप बेल आइकन को नहीं क्लिक करते हैं आपसे कोई वीडियो मिस हो सकती है। तो सब्सक्राइब कीजिए CSIR NET Adda 24/7। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।